जिस तरीके से बाबा साहब का उस वक्त जनरल कैटेगरी के लोगों ने जब वो आरक्षण लागू कर रहे थे तो उन्होंने विरोध किया था कि समाज में भेदभाव हो जाएगा, वर्गीकरण करेंगे, आरक्षण देंगे तो इससे समाज में दूरियां बढ़ेंगी, खाइयां आएंगी। वही बात आज इस तरीके के चंद कुछ लोग इस जजमेंट के बारे में कह रहे हैं कि समाज में चंद खाइयां बढ़ जाएंगी, समाज में विभाजन हो जाएगा। तो ये एक तरीके से उनकी भी वही सोच है जो उन मनुवादियों की थी। देख लीजिए कि हमारे पर तो कैप लगा रखी है 22% की, और उन्होंने 10% जो चुपके से बैकडोर से अपने जनरल कैटेगरी के लोगों को जो घुसा दिया है, उस पर वो अगर समर्थन कर रही है तो समझ लीजिए फिर समाज की क्या लड़ाई लड़ रही है वो। आज अपने लोगों का मुझे खुशी होती कि वो 22% के 32% कराने के लिए लड़ती, 32% की आवाज उठाती। वो अपने बच्चों को जेईई की तैयारी करा रहे हैं, कोचिंग करा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन दे रहे हैं, तो उनके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। जब इस वर्ग के भी बच्चे लोगों को वो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देंगे, कोचिंग देंगे, तो उनके बच्चे भी पढ़ना शुरू कर देंगे। आज ये समानता लाने के लिए तो वर्गीकरण का कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसमें कि कोर्ट चाहती है कि उन लोगों को भी इस तरीके से आगे लाया जाए। दोनों पक्षों की जिम्मेवारी है कि इसको अमनो अमान को बचा के रखें, भाईचारे को बना के रखें। हमें प्यार से इसका हल निकालना है, इसका सुलह निकालनी है। इसका हल रोडों पर नहीं निकलेगा, इसका हल परिवार में, घर में बैठकर निकलेगा। हरनाम जी, अभी योगेंद्र यादव जी के खुलासे से तो ये स्पष्ट हो गया है कि ये जो रिजर्वेशन है ये समाज में किसी तरीके का वर्ग भेद नहीं कर रहा है। तो ये जो दो समूह हमारे सामने आ रहे हैं इनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सब समूह नहीं है, हमारा परिवार है, हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं और हम उनके छोटे भाई हैं। ये एक वर्गीकरण का मुद्दा मैं समझता हूँ बड़े हृदय से, बड़े दिल से सोचने का विषय है। और इतने साल एक लंबी जद्दोजहद, एक लड़ाई के बाद आज सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने निर्णय दिया है, तो मैं समझता हूँ उनको भी बड़ा हृदय दिखाकर एक बड़े भाई के नाते कि 75 साल अगर हमारे कुछ लोग आगे बढ़ गए तो ये भी हमारा छोटा भाई है, इसका हमें हाथ पकड़ लेना चाहिए, इनको भी आगे बढ़ाना चाहिए। बस सिर्फ इतनी भर बात है। और उसमें किसी का भी कहीं आरक्षण खत्म नहीं हो रहा। जिसकी जितनी भागीदारी है, जितनी उसकी हिस्सेदारी है, ये जनसंख्या के अनुपात के अनुसार हमारे बड़े भाई की जनसंख्या ज्यादा है तो उनको उतना ही हक अधिकार मिलेगा आरक्षण में। जिनकी संख्या कम है उनका एक अलग कैटेगरी बन जाएगी ताकि उनके बच्चे भी नौकरी पा जाएं। वैसे तो इस सरकार ने नौकरियों के माध्यम से हम आरक्षण की बात तो करते हैं, लेकिन इन्होंने तो लेटरल एंट्री लाकर, ठेकेदारी प्रथा लाकर इस तरीके के आरक्षण को एक तरीके से खत्म ही करने का काम किया है सरकार की। तो ये एक तरीके से दिल्ली में जैसे इन्होंने फैलो लगाए, भारत सरकार लेटरल एंट्री कर रही है और आज भी इतनी सारी नौकरियों का बैकलॉग बचा हुआ है सरकारी नौकरियों का, तो कहीं ना कहीं सरकार तो इसमें बेईमानी कर ही रही है। तो इतनी नौकरियां वैसे ही नहीं बची हैं, तो इसमें अब जब ये वर्गीकरण का मुद्दा है तो मैं समझता हूं उन्हें बड़ा हृदय दिखाकर इस पर काम करना चाहिए। क्रीमी लेयर की बात हम जरूर कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट में कोई भी क्रीमी लेयर नहीं है, चाहे कोई ए कैटेगरी में हो चाहे बी कैटेगरी में हो। अभी हमारे में इतनी कहीं तरक्की नहीं हो पाई है कि हमें क्रीमी लेयर में करा जाए। गए थे मोदी जी से मिलने, तमाम नेता गए थे अपना पक्ष रखने के लिए, और उसके बाद मोदी जी का बयान आ जाता है भैया क्रीमी लेयर तो इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो ये जो पक्ष रखने गए थे मोदी जी के पास, नेता ये थे कौन? देखिए, आप समझ रहे हैं भाजपा और संघ किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से उनका काम विखंडन करना है। और अगर सरकार की मंशा है तो सरकार इसको लागू करे, और वो तो मौखिक निर्णय है, उसमें कहा ही गया, जो लास्ट के पेजेस हैं, आज ये जजमेंट भी है मेरे पास, आप देखेंगे जजमेंट को, मैंने भी पढ़ा है, इसमें कहीं भी क्रीमी लेयर का मुद्दा नहीं है। ये कुछ जजों की मौखिक बात थी, जो फाइनल जजमेंट लिखा गया सीजेआई की तरफ से, उसमें कहीं भी क्रीमी लेयर को जोड़ने का काम नहीं कहा गया इस जजमेंट में। तमाम राजनीतिक जो बड़ी मतलब राजनीति में अपनी, जैसे मायावती है, चंद्रशेखर है, उन्होंने भी बयानबाजी कर दी इस रिजर्वेशन पर। अब देखिए, ये उन्हें यही अभी योगेंद्र यादव जी ने भी कहा कि अगर वो आज बड़ा हृदय दिखाएं, बड़ा दिल दिखाएं और कहें कि ये भी मेरे भाई हैं, ये भी मेरे बच्चे हैं, इनको भी मैं आप समेट के रखूंगी, तो मैं समझती हूँ उनका कद बहुत बढ़ता। अभी भी उनको संकीर्ण सोच छोड़कर आगे बढ़कर पूरे समाज को एकत्रित करना चाहिए। हमारी बड़ी नेता है, उतने उन्हें बड़प्पन दिखाना चाहिए कि सारे समाज को वो इकट्ठा करे, अपने यहाँ बुलाए और कहे नहीं भाई ये अधिकार अब इनको भी देना पड़ेगा, कुछ इनके लोगों को भी आगे आने देते हैं, तो वो उससे उनका कद बढ़ेगा। उनके साथ अभी एक कम्युनिटी है, उनके साथ जब 36 बिरादरी आ जाएंगी तो मायावती जी जो आज कहीं उनकी राजनीति थोड़ी मोड़ी लड़खड़ा रही है, वो उसके 4 चांद लग जाएंगे। योगेंद्र यादव जी की बातों से साफ स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं भागीदारी देने का पूरा मौका यहाँ पर मिल रहा है उन तमाम जातियों को। लेकिन जब सुदामा कोटा दिया गया था, जनरल कैटेगरी का ईडब्ल्यूएस कोटा दिया गया था, तो मायावती जी इसका समर्थन कर रही है। देखिए यही बात है ना कि जिस तरीके से बाबा साहब का उस वक्त जनरल कैटेगरी के लोगों ने जब वो आरक्षण लागू कर रहे थे तो उन्होंने विरोध किया था कि समाज में भेदभाव हो जाएगा, वर्गीकरण करेंगे, आरक्षण देंगे तो इससे समाज में दूरियां बढ़ेंगी, खाइयां आएंगी। वही बात आज इस तरीके के चंद कुछ लोग इस जजमेंट के बारे में कह रहे हैं कि समाज में चंद खाइयां बढ़ जाएंगी, समाज में विभाजन हो जाएगा। तो ये एक तरीके से उनकी भी वही सोच है जो उन मनुवादियों की थी। ये समाज इस वक्त इनको देख रहा है, समाज निहार रहा है, समाज सब समझ रहा है कि क्या करना चाहिए। इस वक्त उन्हें बड़े भाई की भूमिका निभानी चाहिए और उनके हाथ में है कि किस तरीके से वो अपना कद बढ़ाएं। लेकिन सर
में सवाल मेरा ये था हरराम जी कि सुदामा कोटा जो ईडब्ल्यूएस मिला था कर्नल कैटेगरी में, उसका समर्थन कर रही है वो, समर्थन किया था उन्होंने। नाम जी, मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती जी ने खुद कहा है कि जो मेरा एससी समाज है उसमें उन्होंने ना तो जाटव का नाम लिया है ना ही वाल्मीकि का लिया, लेकिन उन्होंने एससी समाज, जो पूरा मेरा एससी समाज है, वो अभी कहीं भी जाकर एक सक्षम नहीं हुए हैं। सिर्फ 10% लोग सक्षम है, 90% अभी सक्षम नहीं है। तो उसके लिए मैं एससी का जो आरक्षण है उसका बंटवारा नहीं होने दूंगी। देखिए, इसमें आप जजमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें कहीं भी इस तरीके की बात नहीं है कि जहां जिन लोगों को अगर वर्गीकरण हो जाता है, क्लासिफिकेशन हो जाती है, तो जिन लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा है या उनका आरक्षण बंद हो जाएगा। ये केवल वर्गीकरण का मुद्दा ये है कि जिन 75 साल में जो लोग पिछड़ गए हैं, उनको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से उनकी दशा दिशा खराब है, उनको भी आगे लाने का काम करा जाए। आप पंजाब, हरियाणा का, आंध्रा का इसको स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितने लोगों को जो वंचित तबका था, महादलित तबका था, उनको इस वर्गीकरण के बाद आगे आने का मौका मिला था। आज वही मौका और राज्यों में भी अगर लागू हो जाए तो उनके भी बहुत लोग डीएसपी बन सकते हैं, एसडीएम बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, पीसीएस बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं। तो ये एक स्वागत करने वाला निर्णय है। इसको बड़े हृदय से, बड़ी सोच के साथ देखना चाहिए। और जो व्यक्ति इस वक्त बड़ी सोच दिखाएगा वो बड़ा नेता बनेगा, और जो छोटी सोच दिखाएगा, मैं समझता हूँ पूरा समाज उसको देखेगा। भारत बंद कर रहे हैं, फिर कौन लोग हैं सर? वो भी हमारे भाई हैं। अगर वो लोग कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये असलियत में जो विभाजन करने वाली बात है वो है। जब हमने 2 अप्रैल 2018 को जब हमने SC/ST एक्ट को एबॉलिश करने का ये काम कर रही थी भाजपा की सरकार, तो हमने सबने मिलकर पूरे भारत बंद को सक्सेस कराया था। सारे समाज उसमें साथ थे। आज अब एक समाज को अगर आप साथ कर लेंगे तो मैं नहीं समझता वो भारत बंद कहीं सफल होने जा रहा है, और वो बल्कि अलग थलग पड़ जाएंगे। एक मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि आपने आरक्षण की बात करी, बंटवारे की भी बात करी। जब तक अगर आरक्षण लेंगे तभी, मतलब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी हम आरक्षण ले सकते हैं ना। कावड़ होके, अंधविश्वास में लग के, या पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, उससे मतलब आरक्षण कैसे लेंगे? देखिए ये वो वैसा ही नारा है जैसे जब जनरल कैटेगरी के लोग कहते हैं कि आरक्षण को समाप्त कर दीजिए, क्योंकि ये कब तक इनको आरक्षण देते रहेंगे, ये लोग पढ़ते लिखते तो है नहीं, इसलिए कर दीजिए। ये एक तरीके का बहाना है। आप पढ़ने लिखने की बात कर रहे हैं, पढ़ने लिखने का काम तो सरकारों को अच्छे स्कूल बनाने थे, या जब उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तभी वो अपने बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं ना। आज जिस वर्ग के पास पैसा ज्यादा है, जो वर्ग के लोग अफसर बन गए हैं, वो अपने बच्चे को नीट की तैयारी करा रहे हैं, वो अपने बच्चे को जेईई की तैयारी करा रहे हैं, कोचिंग करा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन दे रहे हैं, तो उनके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। जब इस वर्ग के भी बच्चे लोगों को वो अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देंगे, कोचिंग देंगे, तो उनके बच्चे भी पढ़ना शुरू कर देंगे। आज ये समानता लाने के लिए तो वर्गीकरण का कोर्ट का एक ऑर्डर है, जिसमें कि कोर्ट चाहती है कि उन लोगों को भी इस तरीके से आगे लाया जाए। लेकिन एक बड़ा खुलासा ये भी होता है कि 2005 से लेकर 1995 से लेकर 2005 तक जब हरियाणा में एबी और पंजाब में एबी था, तो 16,882 लोगों को क्लास ए, बी, सी तक की नौकरियों में नौकरियां मिली थी सर। और किनको मिली थी? जो एक तो जिसमें 36 कैटेगरी के लोग थे, और जिसमें चमार और उससे जो उसकी समझातियां थी उनकी थी। तो जो बी कैटेगरी के लोग थे उनको तो इतनी सारी नौकरियां मिली थी। तब लगातार लोग आरोप लगा रहे थे कि अनपढ़ लोग हैं। लेकिन 1995 से लेकर 2005 तक की जो ये पूरी स्ट्रेंथ निकल के आई है, इसको इसमें लेकर क्या कहना चाहूँगा? मैंने पहले ही कहा ना कि देखिए, जब ये आरक्षण 1975 से लेके और 2004 तक लागू रहा तो बहुत लोगों का इसका फायदा मिला था। और आज भी अगर ये दोबारा वर्गीकरण का कई राज्यों में लागू हो जाता है, पूरे देश में लागू हो जाता है, तो मैं समझता हूँ इसका बेनिफिट उन कमजोर तबकों को भी मिलेगा जो कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं। सर, मेरा चलते चलते का आखिरी सवाल है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले विकास जी ने बोला था कि 21 तारीख को भारत बंद के लिए, लेकिन अभी देखा जाए फिलहाल में ये आरएसएस की चाल लग रही है, क्योंकि जाटव समाज हो या और भी अन्य समाज हो, उन्होंने अभी तक 21 तारीख को भारत बंद को लेकर के कुछ भी नहीं बोला है। और जो देखा जाए कि फेसबुक पे हो तो आरएसएस इस भारत बंद को लेकर के समर्थन देने में तैयार है, और कहा जा रहा है कि वाल्मीकि समाज जो जाटव समाज से लड़ाई करेगा। देखिए, बिल्कुल ये तो आरएसएस की सोची समझी प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि आरएसएस ने तो हमेशा धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, प्रांत के नाम पर, भाषा के नाम पर, बोली के नाम पर, रंग रूप के नाम पर हमेशा देश को खंड खंड करने का काम किया है, विभाजित करने का काम किया है। उनकी सोच तो हमेशा ही फांसीवादी सोच है। ये तो हमें आपस में मिलकर सोचना चाहिए कि हमारा इतना जो एक भाईचारा है, एक अमनो अमान है, उसको हमें बरकरार रखना, और ये दोनों पक्षों की जिम्मेवारी है कि इसको अमनो अमान को बचा के रखें, भाईचारे को बना के रखें। हमें प्यार से इसका हल निकालना है, इसका सुलह निकालनी है। इसका हल रोडों पर नहीं निकलेगा, इसका हल परिवार में, घर में बैठकर निकलेगा।